Hello everyone, this is Balram Kumar Gupta. Today we will start another chapter that is related to general law. तो दोस्तों आज के इस चैप्टर का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। हमेशा की तरह हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बेसिक बातों को जान लेते हैं। इस चैप्टर को लाने का उद्देश्य क्या था, इस चैप्टर को लाया क्यों गया, चैप्टर का पर्पस क्या है। ये चैप्टर कमर्शियल डिस्प्यूट दैट इज बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए लाया गया है। इस एक एक्ट का मेन उद्देश्य है बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को सुलझाता है। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट लाइक ए कोर्ट होता है, कोर्ट तो नहीं है लेकिन लाइक ए कोर्ट कार्य करता है। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड केस पेंडिंग पड़े हैं जो कि कोर्ट पे बर्डन होने के कारण कोर्ट इसे सुलझा नहीं पाता है। इसे हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये हो गया हमारा कोर्ट, ये हो गया पीपल्स, कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेज अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्ट जो है कोई भी डिसीजन लेती है तो इसका प्रोसेस बहुत रिजिड होता है, मतलब लंबा प्रोसेस रहता है ताकि प्रॉपर न्याय व्यक्ति को मिल सके। लेकिन ये कोर्ट जो है टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नए एक्ट को लाया गया है जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, जो कि बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुलझाता है। यदि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अंदर सुलझाया जाता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी एक कोर्ट के जैसा ही होता है लेकिन वो कोर्ट नहीं होता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है लेकिन ये कोर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये डेमो वीडियो है तो इसे शॉर्ट में ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेट अस नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। Arbitration and Conciliation Act 1996 aims at streamlining the process of arbitration and facilitating conciliation is business matter। जैसा कि हमने बताया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट को लाने का एम्स है, मतलब उद्देश्य इसका है कि ये बिजनेस से जुड़े हुए प्रोसेस डिस्प्यूट जो है उसके प्रोसेस को कंडक्ट करवा, बिजनेस से जुड़े हुए डिस्प्यूट को स्ट्रीमलाइन करवाता है, मतलब सुलझाता है। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड एबोलिशेज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अवार्ड एंड मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट। इस एक्ट के अंदर कुछ एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है जो कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करता है, उस प्रोसीडिंग को चलाता है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसमें कि फैसला सुनाया जाए, सुनवाई किया जा सके। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है एक जुडिशियल बॉडी है जो कि कोर्ट का जो रोल होता है बिजनेस मैटर के डिस्प्यूट में उसको कम करता है और बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद देखता है। द एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
ये एक्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। पार्ट फर्स्ट इसका डील करता है आर्बिट्रेशन से। पार्ट सेकेंड डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन, जो भी डिस्प्यूट इंडिया के बाहर होता है उसके लिए पार्ट 2 डील करता है। पार्ट 3 डील्स विद कंसिलिएशन। पार्ट 3 डील्स करता है कंसिलिएशन वाले मैटर में, जो कि आगे इस पे अच्छा सा टॉपिक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 4 कंटेन्स द सप्लीमेंट्री ऑफ एनी अदर प्रोविजन। इन और कुछ अदर प्रोविजंस को पार्ट 4 डील करता है। और ये एक्ट जो है 3 शेड्यूल्स को अपने पास कंटेन करता है। दैट इज शेड्यूल है फर्स्ट, शेड्यूल 1 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वेंशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। इस एक्ट के अंदर जो भी अवार्ड बनेंगे, मतलब जो भी ऑर्डर दिया जाएगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की तरह, उसका इन्फोर्समेंट क्या होगा, उसको किस प्रकार से दिया जाएगा। शेड्यूल 2 डील्स विद प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन। शेड्यूल 2 डील्स विद प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉजेज। जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉजेज है, मतलब जिस प्रकार से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, उसका रूल्स रेगुलेशन क्या होगा। एंड शेड्यूल 3 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। जो भी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड बनेगा, जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको किस प्रकार लागू किया जाएगा। नाउ डिस्कस आर्बिट्रेशन। Arbitration is the one of the method of settling civil dispute between two or more persons by reference of the dispute to an independent and impartial third person called arbitrator. Instead of litigating the matter in the usual way through it is one of the techniques of alternative dispute resolution system. सीधी बातें में कहे तो आर्बिट्रेशन जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट तो नहीं है। ये सिर्फ सिविल मैटर को, सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, मतलब सिविल डिस्प्यूट को ही ये डील करता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन बिजनेस, जो भी बिजनेस डिस्प्यूट होता है किसी भी दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में, उसे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में रखा जाता है। उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा डील किया जाता है। इस ट्राइब्यूनल के अंदर जो भी व्यक्ति अपॉइंट किया गया है वो एक आर्बिट्रेटर कहलाता है, जो कि इस डिस्प्यूट को डील करता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अंदर। आर्बिट्रेटर हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, वो किसी भी डिस्प्यूटेड पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नाउ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाने से पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो कि एक्सेप्टेड फॉर्म में होता है। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज मीन एन एग्रीमेंट बाय विच parties may submit to the arbitration certain dispute which have arisen or which may arise between them in respect of defining legal relationship। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि किसी भी पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट, मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होता है या फ्यूचर में कोई बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज करता है, जो कि बिजनेस के लीगल रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है ऑलवेज, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक सेपरेट फॉर्म पे बनाया जाता है, दो पार्टियों के द्वारा बनाया जाता है। जब भी कोई डिस्प्यूट पार्टी ट्राइब्यूनल को पास रखती है उससे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करती है। कुछ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के फीचर्स हैं, ये भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो ये इट मस्ट बी इन राइटिंग। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ये कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है, जिस पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, दोनों पार्टी इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को साइन करेगा।
देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू सबमिट एनी प्रोबेबल डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। मतलब इसका कहना है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के पास दो जो इस ट्राइब्यूनल के अंदर प्रोबेबल हो, जो उसे आर्बिट्रेटर रिजॉल्व कर सके। ऐसा डिस्प्यूट नहीं रखना चाहिए जो कि आर्बिट्रेटर के एरिया से बाहर हो जाए, ताकि जो कि वो आर्बिट्रेटर डील न कर सके। बीइंग एन एग्रीमेंट इट मस्ट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एग्रीमेंट में ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई अगेंस्ट ना हो, उसके रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है वो। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लाउज, सॉरी हियर क्लाउज नोट क्लाउज, इन ए कॉन्ट्रैक्ट और इन ए फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मैंने जैसे बताया था कि ये सेपरेट फॉर्म में होता है, जैसे कोई एफआईआर बनाता है तो एफआईआर का एक सेपरेट फॉर्म होता है, उसी प्रकार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एक सेपरेट फॉर्म में होता है, उसी फॉर्म पे ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को क्रिएट किया जाता है। अब जानते हैं आर्बिट्रेटर। इस एक्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर कौन होता है? ये देख रहे हैं तीनों लोग जो बैठे हैं, कुछ डिसीजन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर को मेनली इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। आर्बिट्रेटर वो है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया गया है, जो डिस्प्यूट को देखता है और रिजॉल्व करता है, उसको समझता है, फिर कोई ऑर्डर देता है। मतलब सिंपल में कह सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जो कि सिविल मैटर्स को डील करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, वो आर्बिट्रेटर है। द टर्म आर्बिट्रेटर इज नॉट डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इस आर्बिट्रेटर को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इन जनरल आर्बिट्रेटर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेज इन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। मतलब जनरल में कह सकते हैं आर्बिट्रेशन वो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है कि डिस्प्यूट को डिफाइन करता है, दो पार्टियों के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको डिफाइन करता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स ए सोल आर्बिट्रेटर और ए पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर ना। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है जो एक सोल आर्बिट्रेटर है, मतलब वो खुद का डिसीजन ले सकता है, इसमें सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपना डिसीजन कैसे लेना है सिविल डिस्प्यूट में, जो बिजनेस रिलेटेड है, जो इसके अंतर्गत आता है, उसको वो खुद डील करेगा, इसमें सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 11 कहता है, डील करता है अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेशन के अपॉइंटमेंट से, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट से। द पार्टीज में एग्री टू प्रोसीजर ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अदरवाइज द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल अप्लाई। जो भी एग्रीड पार्टी है आर्बिट्रेटर को प्रोसीजर को प्रोसीड करना सकता है, उस प्रोसीजर को लाना चाहता है, मतलब जो भी पार्टी इस प्रोसीजर में अपना केस लाना चाहता है वो आर्बिट्रेटर को अगली अपॉइंट करेगा। और आर्बिट्रेटर जो है सॉरी मैक का बैटरी डाउन हो गया था, अब स्टार्ट करते हैं। द पार्टीज में एग्री टू प्रोसीजर ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अदरवाइज द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल अप्लाई। जो भी एग्रीड पार्टी आर्बिट्रेटर को प्रोसीडिंग को जारी रखना चाहता है या चालू करना चाहता है, वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है उसमें, उस केस में। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने से पहले ये फॉलोइंग सारे रूल्स अप्लाई होंगे। देखते हैं कितने रूल्स हैं, ABCDE 5 रूल्स है, ये 5 रूल्स इस केस में अप्लाई होंगे। रूल्स फर्स्ट कहता है आर्बिट्रेटर कुड बी एनी नेशनलिटी। आर्बिट्रेटर जो होता है किसी भी नेशनल का हो सकता है, वो चाहे इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड। जरूरी नहीं है कि वो इंडियन नेशनल ही होना चाहिए आर्बिट्रेटर में। इन केस ऑफ एन आर्बिट्रेटर विथ 3 आर्बिट्रेटर्स, each party shall appoint its own arbitrator, and the 2 appointed arbitrators shall appoint a third arbitrator who shall be presiding arbitrator। दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टी अपना अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। जैसे इसको एक चार्ट की तरह समझते हैं, जैसे कि
पार्टी ए हो गया ये, पार्टी बी हो गया ये, ए बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब ये लोग अपना केस को आर्बिट्रल के पास ले गया। वहाँ पे इन दोनों ने अपना अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। कलर चेंज कर देता हूँ। इन्होंने मिस्टर एक्स को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया और इन्होंने मिस्टर वाई को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। दोनों एक एक अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अब ये दोनों हो गया आर्बिट्रेटर, जो कि इन दोनों को केस को डील करेगा। ये हो गया आर्बिट्रेटर। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये दोनों आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया गया है, ये तीनों मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है मिस्टर जेड को। इस आर्बिट्रेटर, ये जो तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, इसको कहा जाएगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, जो कि सबसे इंडिपेंडेंट रहेगा। ये दोनों में से किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो बी नंबर पॉइंट को समझ गए। नेक्स्ट है सी। इफ विद इन 30 days द पार्टीज फेल्स टू अपॉइंट देयर आर्बिट्रेटर्स और द आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ए पर्सन इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी। अगर देखिए, ये दोनों पार्टी था, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ था। अगर ये दोनों पार्टी में से जब अपना अगर ये दोनों पार्टी अपना डिस्प्यूट को कोर्ट में ले गया और कोर्ट में ले जाने के बाद 30 दिन के अंदर में ये अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट 30 दिन में नहीं करता है या उससे 30 दिन के अंदर में फेल करता है, तो इस केस में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर कोई भी पार्टी दोनों में से फेल करेगा अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से, तो इन दोनों केस में आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो किसी अदर को रिकमेंड करे, कोई अदर रूल्स प्रेस्क्राइब करे। कहता है द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और पर्सन इंस्टीट्यूट डिसाइडेड बाय हिम द रिक्वेस्ट ऑफ ए पार्टी, या फिर कोई अदर पार्टी जो कि कोई अदर पर्सन जो कि पार्टी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एंड डी नंबर कहता है सिमिलर प्रोसीजर इज आल्सो एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए सोल आर्बिट्रेटर। If parties fails to agree on appointment of sole arbitrator within 30 days, the appointment shall be done by the chief justice of a person institution designated by him. सिमिलर इसमें भी कहता है अगर कोई भी पर्सन अपना खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाता है या 30 दिन में नहीं कर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है, तो इस केस में आर्बिट्रेटर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा या फिर उसके रिक्वेस्ट पे कोई अदर पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब मान लो तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, सेम बातें कहता है। ई नंबर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोल और थर्ड आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए पर्सन इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड बाय हिम मे अपॉइंट ए पर्सन ऑफ ए नेशनलिटी अदर देन दैट of the parties where the parties are of different nationalities। अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो डिस्प्यूट किसी दो पर्सन से रिलेटेड है, जो कि एक पर्सन इंडिया का है, पर्सन 1 इन फ्रॉम इंडिया एंड पर्सन 2 फ्रॉम आउटसाइडर, तो इस केस में आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होगा, तो इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, जो आर्बिट्रेटर इन दोनों नेशनलिटी से डिफरेंट होगा।
हम सीधा कह सकते हैं जो आर्बिट्रेटर इस केस में डील करने आएगा वो आर्बिट्रेटर इन दोनों नेशनलिटी का नहीं होना चाहिए, इन दोनों नेशनलिटी से डिफरेंट होना चाहिए। नाउ डिस्कस नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 10 डील करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर इफ दे फेल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ए सोल आर्बिट्रेटर। Number of arbitrators. Section 10. Section 10 of the Act provides that the parties are free to determine the number of arbitrators, provided that such number shall not be an even number. If they fail to determine the number of arbitrators, the arbiter shall be consist of a sole arbitrator. सेक्शन 10 कहता है दो पार्टी जो जिसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है से पार्टी ए एंड पार्टी बी जिसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है ये दोनों अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, एक ये अपॉइंट करेगा एक ये अपॉइंट करेगा। ये दोनों आर्बिट्रेटर इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये दो आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर सकता है, ये दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकता है। आर्बिट्रेटर जब भी अपॉइंट होगा हमेशा ओड नंबर में अपॉइंट होगा। ओड नंबर जैसे आप लोग जानते होंगे, ओड नंबर होता है जैसे 2 4 6 8 इक्वल टू जो हो, फिर इवन नंबर 1 3 5 7 दैट इज। फिर अगर ये दोनों पार्टी फेल्स करता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में तो फिर वही बात आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा इस केस में। अगर पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में फेल करता है और वो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इस केस में जो एग्रीड पार्टी है वो आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकता है। इसके लिए सिर्फ दो ही ग्राउंड्स हो सकते हैं, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज या रीजन फॉर चैलेंज आर्बिट्रेटर। सेक्शन 12 डील्स करता है इसको। एन आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज्ड बाय ए पार्टी ओनली इफ, जो भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा उसको दो ही ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं। सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट्स और टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, या कोई ऐसा जस्टिफाइबल डाउट हो, कोई ऐसा संदेह हो जो उसके इंडिपेंडेंस से लगता हो, जो जुड़ा हुआ हो, जो से कि लगता हो कि वो जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है वो किसी दूसरे पार्टी के रिलेटेड हो या दूसरे पार्टी से रिलेटिव से हो या दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या फिर ही डज नॉट पोसेज द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी, या फिर पार्टी जो डिस्प्यूट को उसमें दिया है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के पास उसके पास कोई ऐसा क्वालिफिकेशन न हो, उसके पास कोई जानकारी न हो, किसी वगैरह वगैरह को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर लिया हो। ये चैलेंज इज आल्सो परमिटेड इफ ए पार्टी बिकम्स अवेयर ऑफ दीज ग्राउंड्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज मेड। अगर ये अपॉइंटमेंट हो गया, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट कर लिया आर्बिट्रेटर को, या और यह केस चलने लगा, इसके बाद भी यदि किसी पार्टीज को ऐसा लगता है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है उसमें कोई डाउट है या फिर उसके क्वालिफिकेशन को लेकर कोई संदेह है, तो उस केस में भी जो एग्रीड पार्टी है वो इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकता है। इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज करके जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है उसे रिमूव किया जा सकता है। चैलेंज का कुछ प्रोसीजर है, उस चैलेंज प्रोसीजर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।
Meet again. Please stand up for motto song. के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर बस गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। कंपनी सचिव। कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य